बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ कामरान रशीद एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। इसके टोटल 8 पार्ट हैं और 55 सेक्शन हैं। आज की इस वीडियो में हम 55 सेक्शन को तरतीब वाइज एमसीक्यू लिहाज से भी और थ्योरी के लिहाज से भी डिस्कस करेंगे। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट कौन सी ज़मीन ले सकती है और ज़मीन किस मकसद के लिए लेगी और ज़मीन लेने के बदले गवर्नमेंट उसके मालिक को क्या कॉम्पनसेशन देगी और वो कॉम्पनसेशन की क्या वैल्यू होगी। अगर डिस्प्यूट आ जाए तो वो डिस्प्यूट किन अदालतों में जाएगा और ये सारा प्रोसेस कितने अरसे में कंप्लीट होगा। और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे क्या गवर्नमेंट किसी भी शख्स से ज़मीन एज ए रेंट भी ले सकती है, क्या मकानात भी लिए जा सकते हैं। ये जितनी भी क्यूरीज हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका सेक्शन 1 है वो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कॉमेंसमेंट के बारे में बताता है। ये जो एक्ट है इसका एक्सटेंड है ये होल ऑफ पाकिस्तान, ये मुकम्मल पाकिस्तान के लिए है, किसी ख़ास स्पेसिफिक प्रोविंस या एरिया के लिए नहीं है। इसका जो कमेंसमेंट है वो बताया गया है कि फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1894 से ये कम इनटू फोर्स आया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई। ये डेट याद रखने की है। सेक्शन 2 इसका रिपील है वो कैंसिल है। सेक्शन 3 डेफिनेशन के लिहाज से है। सबसे पहले इसकी जो क्लास ए है वो लैंड के बारे में बताता है कि लैंड क्या, लैंड यही जो ज़मीन है। इसके साथ और क्या आता है, इसके साथ जितनी भी परमानेंट चीज़ें अटैच्ड हैं, चाहे वो ट्रीज़ हो सकते हैं या उससे कोई बेनिफिट अराइज हो रहा है, वो लैंड की डेफिनेशन में आएगा। इसका मकसद ये है कि आगे हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट किसी भी शख्स से ज़मीन लेती है ना, एक तो ज़मीन की मालियत, अगर उस पर कोई फसल है या कोई दरख्त है या कोई भी उससे कोई भी शख्स अपना कोई मतलब इंटरेस्ट गेन कर रहा है, वो तमाम चीज़ें अकाउंट होंगी ज़मीन की डेफिनेशन में। उसके बदले उसको कंपनसेशन उसी लिहाज से दी जाएगी। इसलिए यहाँ वो इंटरेस्ट की बात कर रहा है कि जो इंटरेस्ट बेनिफिट अराइज होगा वो भी लैंड की डेफिनेशन में आएगी। हर एक्ट में हर चीज़ की अलग-अलग डेफिनेशन है। हमने इस एक्ट में इस लैंड की डेफिनेशन यही है। अब क्लास बी है वो पर्सन इंटरेस्टेड, कौन से पर्सन इंटरेस्टेड आएंगे। ऐसा शख्स जो क्लेम करेगा कि उसका इंटरेस्ट है उस ज़मीन पे, वो मालिक भी हो सकता है, वो किराएदार भी हो सकता है जिसने ज़मीन ठेके पे ली हो या जिसको ज़मीन मॉर्गेज दी हो, कोई बैंक भी हो सकता है, कोई इदारा भी हो सकता है, वो भी ये इंटरेस्टेड पर्सन की डेफिनेशन में आएगा। वो शख्स भी आ सकता है जो एज ए ईजमेंट हक आसाइश के तौर पर अपना वो ज़मीन को यूज़ कर रहा है, वो भी इंटरेस्टेड पर्सन में आएगा। क्लास सी कलेक्टर के लिहाज से, कलेक्टर कौन है, वही कलेक्टर जो हमारा पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में डिस्कस किया गया है। कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ये एमसीक्यू लिहाज से अगर हम देखें, कलेक्टर एक तो यही कलेक्टर है जो लैंड रेवेन्यू एक्ट ने अपॉइंट किया, इसके तहत अपॉइंट हुआ, या कोई अदर स्पेशली ऑफिसर अपॉइंटेड होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या कमिश्नर। कमिश्नर भी किसी भी पर्सन को स्पेशली अपॉइंट कर सकता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी अपॉइंट कर सकता है, या वो कलेक्टर जो हमारा लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत उसकी अपॉइंटमेंट हुई। ये 3 बातें आपने याद रखनी है। आगे कमिश्नर है। कमिश्नर में एक तो वही हमारा कमिश्नर, कमिश्नर आपको पता हो ये डिवीजन लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर होता है। कमिश्नर वही अपॉइंट जो हमारा लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत अपॉइंट हुआ। या इसमें एडिशनल कमिश्नर भी डेफिनेशन में आएगा कमिश्नर की, ये भी आपने बात याद रखनी है। आगे डेफिनेशन इसकी डी है कोर्ट। कोर्ट का लफ्ज़ इसमें इसलिए आया कि जब एक ज़मीन ली जा रही है, कोई डिस्प्यूट आ जाता है आपस में, मतलब गवर्नमेंट और उसका जो मालिक है उसमें कोई डिस्प्यूट है मालियत के लिहाज से या ज़मीन ना देना चाहे, कोई भी इस तरह का डिस्प्यूट होगा, वो डिस्प्यूट सिविल कोर्ट में रेफर किया जाएगा। सिविल कोर्ट वो है जिसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, जिसमें हम कोई भी आम तौर पे कोई भी केस या सूट फाइल करते हैं, और सिविल कोर्ट उसकी मालियत के लिहाज से उसी कोर्ट में रेफर किया जाएगा। सिविल कोर्ट सिविल जज ग्रेड 1 भी हो सकता है, सिविल जज ग्रेड 2 भी हो सकता है, या इससे ऊपर अगर अपील लेके जाएँ वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी सिविल कोर्ट की डेफिनेशन में आता है। या कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई स्पेशल जज अपॉइंट करते हैं कि इस मैटर को उसने सॉल्व करना है। फिर इसमें एक और बात है कि पिक्यूनरी लिहाज से हम उसी मुतलका फोरम पे मुतलका कोर्ट में सूट फाइल करेंगे। आगे जाके हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या तरीक़ाकार है। आगे है कंपनी। इसमें कंपनी इसलिए आया है कि ये जितनी भी ज़मीन है ये पब्लिक पर्पस के लिए ली जाएगी।
पब्लिक पर्पस क्या है? जिसमें मफाद आमा, पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक इंटरेस्ट, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, हॉस्पिटल हो सकता है या रोड आ सकते हैं, इसमें कोई कैनाल आ सकती है या और कंपनीज़ भी ले सकती हैं ज़मीन। कंपनीज़ वो जो इसके तहत रजिस्टर्ड है, कंपनीज़ ऑर्डिनेंस के तहत 1984 या कंपनीज़ एक्ट या इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पाकिस्तान लॉ या सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। इसके तहत अगर कोई भी इदारा रजिस्टर्ड होगा, डिक्लेयर होगा, वो कंपनी की डेफिनेशन में आएगा। और इसमें हम ये भी देखें कौन-कौन से इदारे, म्युनिसिपल हमारा है, लोकल गवर्नमेंट है या कोई और भी, हम आगे जाके इंडस्ट्री, कौन-कौन से इदारे ज़मीन ले सकते हैं, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। आगे की हमारी जो डेफिनेशन है वो पब्लिक पर्पस के लिहाज से है। पब्लिक पर्पस क्या होगा? जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल गज़ट में नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर देगी कि इस मकसद के लिए ज़मीन ली जा रही है। आगे इसकी जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन नेट इनकम का मतलब ये, अगर ये ज़मीन है, उसमें जितने अखराजात आते हैं या जितने उसमें मतलब कोई एक्सपेंसेस हैं, उसका रेवेन्यू हो सकता है, उस पर कोई टैक्स है, कोई सेस है, कल्टीवेशन के, वो तमाम अखराजात निकाल के जो इनकम बचती है ना, उसको नेट इनकम कहा गया है। आगे हमारा सेक्शन है 4, पब्लिकेशन ऑफ प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन एंड पावर्स ऑफ ऑफिसर्स देयर अपॉन। ये सेक्शन 4 ये मुख्तसरन ये तमाम वो क्या कहते हैं, इसका ब्रीफ डिस्कस कर रहा है इस एक्ट का। इसमें यह है कि जब गवर्नमेंट को लगे कि ये ज़मीन पब्लिक पर्पस के लिए ख़रीदनी है या चाहिए, वो कलेक्टर को हिदायत देगी। कलेक्टर फिर ऑफिशियल गज़ट में नोटिफिकेशन जारी करेगा। उस नोटिफिकेशन को पब्लिक नोटिस किया जाएगा, उसको शाया किया जाएगा उस नोटिफिकेशन को, और उसमें मकसद लिखा जाएगा कि इस मकसद के लिए गवर्नमेंट को कौन सी ज़मीन और कितनी ज़मीन चाहिए। ज़मीन पब्लिक पर्पस भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है। फिर ये नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा, कलेक्टर इशू करेगा। फिर इसके बाद जितने भी काम होंगे, उस ज़मीन में इंटर होना, वहाँ का सर्वे करना, वहाँ डिगिंग का प्रोसेस या बोर का प्रोसेस, यहाँ पानी चेक करना या कोई भी अदर एक्ट्स नेसेसरी, कोई भी ऑफिसर या कोई भी पर्सन अपॉइंटेड होगा, सर्वेंट्स या वर्कमैन, वो जितने भी काम होंगे वो लॉफुल कंसीडर होंगे। कोई भी बाउंड्रीज़, उस ज़मीन की बाउंड्रीज़ बना सकते हैं, उसका सर्वे कर सकते हैं, उस ज़मीन का लेवल अप कर सकते हैं। वहाँ अगर दरख्त हैं या फसल है, उनको भी वो कट कर सकते हैं। ये तमाम इख्तियारात गवर्नमेंट के पास होंगे। फिर अगर वहाँ कोई ऐसी रिहाइश है जहाँ कोई इनक्लोज़्ड है या डिवेलिंग हाउस है, कोई लोग रह रहे हैं, तो वहाँ गवर्नमेंट 7 दिन पहले उनको नोटिस देगी कि इस ज़मीन पे हमने सर्वे करना है। फिर इसमें ये जितना भी सारा प्रोसेस है, ये सर्वे का, लेवल अप का, कटिंग का, ये 1 साल में कंप्लीट होना चाहिए। आगे सब सेक्शन 3, इसमें ये कहा गया जितना भी ये सर्वे के दौरान उस फसल में जितने भी नुकसान हुआ, उसका जो वहाँ का इंटरेस्टेड पर्सन होगा, उसको वो डैमेजेस देंगे। अगर कलेक्टर उसको डैमेजेस पे करेगा, कॉम्पेंसेशन पे करेगा, जितना भी नुकसान हुआ ये सर्वे के दौरान। अगर डिस्प्यूट आ जाए, तो जो चीफ रेवेन्यू ऑफिसर है ऑफ डिस्ट्रिक्ट का, उसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल कंसीडर होगा। ये था सेक्शन 4। आगे हमारा सेक्शन है 5, नोटिफिकेशन दैट पर्टिकुलर लैंड इज नीडेड फॉर अ पब्लिक पर्पस और फॉर कंपनी। सबसे पहले जब वो सारा सेक्शन 4 का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, फिर इसके बाद नोटिफिकेशन इशू होगा। अगर पब्लिक पर्पस के लिए लैंड चाहिए तो उसके लिए कमिश्नर, अगर कंपनी के लिए ज़मीन एक्वायर करनी है तो उसके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। नोटिफिकेशन इशू होगा किसमें? ऑफिशियल गज़ट में, आफ्टर सर्वे करने के बाद, बाउंड्रीज लगाने के बाद, उस ज़मीन का लेवल अप करने के बाद नोटिफिकेशन ऑफिशियल गज़ट में इशू होगा। इसमें शाया किया जाएगा, ऑफिशियल गज़ट में दर्ज होगा कि कौन सी ज़मीन, उसका एरिया कितना है, उसकी टेरिटरी क्या है और कहाँ वाक़या है और किस मकसद के लिए ये ज़मीन चाहिए। फिर कलेक्टर उसी नोटिस को, नोटिफिकेशन को पब्लिकली भी उसको किसी भी कन्वीनिएंट प्लेस पे जहाँ लोगों की रसाई है, उसको शाया किया जाएगा। ये नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। आगे हमारा सेक्शन 5A है, हियरिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस। पहले हमने देखा सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन इशू हुआ। जब वो नोटिफिकेशन इशू होगा, उसके 30 दिनों के अंदर अगर किसी भी शख्स को एतराज़ आया कि वो ज़मीन नहीं देना चाहता या उसकी जो कंपनसेशन है वो बहुत कम है, वो रिटन फॉर्म में कलेक्टर को अपने एतराज़ात देगा। कोई कोई अकेला सिंगल पर्सन भी हो सकता है, कलेक्टिवली बहुत सारे पर्सन भी अपने एतराज़ात दे सकते हैं। तो इसमें जो एतराज़ात है, जो ऑब्जेक्शन है, या पर्सन इटसेल्फ खुद रिटन फॉर्म में कलेक्टर को दे सकता है या अपना वो कोई प्लीडर भी, कोई कौंसल, एडवोकेट भी इंगेज कर सकता है। फिर अगर कलेक्टर को लगे वहाँ इंक्वायरी भी कर सकता है। अगर उसको ज़रूरत लगे तो वो कमिश्नर को भी रेफ़र कर देगा कि इस एतराज़ात को आप सुनें।
फिर जो कमिश्नर का जो फाइनल होगा उन एतराज़ात पे दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद वो डिसीजन फाइनल होगा। अगर कंपनी के मामले में कोई एतराज़ात हैं तो फिर जो कलेक्टर होगा वो अपनी इंक्वायरीज़ को ज़रूर कमिश्नर के यहाँ सेंड करेगा और उसको बाकायदा अपनी रिकमेंडेशन सजेशन भी देगा कमिश्नर को कि कंपनी के लिहाज से ये ज़मीन की लिहाज से कोई भी अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है। फिर जो भी एंड में कमिश्नर का फाइनल डिसीजन होगा वो फुल एंड फाइनल होगा। ये एतराज़ात की बात है, इसमें टाइम है वो 30 दिनों का। आगे हमारा सेक्शन 6 है। सेक्शन 6 डिक्लेरेशन दैट लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर अ पब्लिक पर्पस। सबसे पहले हमने देखा कलेक्टर ने नोटिफिकेशन दिया, फिर ज़मीन की सर्वे हुई, फिर कोई एतराज़ात हुए, 5A में उसके एतराज़ात हुए, एतराज़ात कमिश्नर के बाद आए। फिर सेक्शन 6 में जब तमाम एतराज़ात को ऑब्जेक्शन को सुनने के बाद जो कमिश्नर है वो डिक्लेरेशन इशू करेगा। सेक्शन 6 में जो कमिश्नर का ये डिक्लेरेशन होगा उस ज़मीन के लिहाज से ये फुल एंड फाइनल एंड कॉन्क्लूसिव प्रूफ होगा कि ये ज़मीन अब उस कंपनीज़ की या गवर्नमेंट की मलकियत है, कि किस इदारे की मलकियत है जिसको पब्लिक पर्पज़ के लिए उसने इस ज़मीन को हासिल किया है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी यह है कि उस पे कमिश्नर के सिग्नेचर होंगे डिक्लेरेशन में। दूसरी बात यह है ये डिक्लेरेशन उस वक़्त तक इश्यू नहीं किया जाएगा जब तक उसके जो मालिक है, उसके जो इंटरेस्टेड पर्सन है, जो मालिकान है, उनको कंपनसेशन ग्रांट ना की जाए। फिर इसमें बात ये किया गया कि जितना सारा प्रोसेस है ना, ये पब्लिकेशन का ये 6 माह के अंदर कंसीडर होगा, ये डिक्लेरेशन का। चाहे कोई किसी भी ज़मीन के लिहाज से वो किसी भी अदालत में कोई केस भी पेंडिंग है, वो चाहे केस पेंडिंग 2 साल बाद उसका डिसीजन आए, 3 साल बाद डिसीजन आए, वो भी मतलब जब डिसीजन आ जाएगा बाद में इसको फिर उसी लिहाज से देखा जाएगा, वो 6 माह के अंदर ही कंसीडर होगा। ये ज़रूरी नहीं कि अब 6 माह से ऊपर चला गया तो अब इस पे डिक्लेरेशन इश्यू नहीं होगी, डिक्लेरेशन इश्यू होगा। फिर उससे जो डिक्लेरेशन इश्यू होगा वो भी बिल्कुल ऑफिशियल गज़ट में आएगा, उसमें टेरिटरी लिखा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लिखा जाएगा, ये इसमें डिक्लेरेशन इश्यू करता है। कौन करता है? कमिश्नर करता है। इसमें ये था। आगे हमारा सेक्शन है 7। सेक्शन 7 में ये कहा गया है आफ्टर डिक्लेरेशन कलेक्टर टू टेक ऑर्डर फॉर एक्विजिशन। जब सेक्शन 6 में कमिश्नर ने डिक्लेरेशन इशू कर दिया फिर कलेक्टर को हुक्म दिया जाएगा कि इस ज़मीन को आप अपने कब्जे में ले लें। इसमें सिंपल ये बात है, कलेक्टर को हिदायत दी जाएगी कि अब ये ज़मीन आप ले लें। अगर सेक्शन 8 है इसमें ये कहा गया लैंड टू मार्क आउट मेयर्ड एंड प्लान। वो ज़मीन जब कलेक्टर को अपने कब्जे में ले लेगा तो उस पे फिर वो मार्क आउट उसके हद बरारी, उस पे बाउंड्रीज ये सब कुछ लगा दी जाएंगे। अगर सेक्शन 4 में नहीं लगाए तो पहले तो हमने कहा था सेक्शन 4 में सर्वे होगा, बाउंड्रीज होंगे, सब कुछ होगा। वहाँ सेक्शन 4 में अगर वो पहले हो चुका है तो ठीक है, नहीं तो सेक्शन 8 में डिक्लेरेशन इशू होने के बाद भी वो सब कुछ होगा। इस मकसद ये होगा जब कि कोई भी इंसान कोई दूसरे पर्सन को पता लग जाए कि ये ज़मीन अब गवर्नमेंट की है, इस पर कोई मजीद आगे कोई कब्जा ना करे, कोई किसी को ठेके पे ना दे, नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा। सब कुछ मकसद इसके पीछे यही है। सेक्शन 9 नोटिस टू पर्सन इंटरेस्टेड। सेक्शन 4 में सर्वे के बारे है, फिर ऑब्जेक्शन के बारे हैं। सेक्शन 6 में जब डिक्लेरेशन इशू करनी है कमिश्नर ने तो जितने भी इंटरेस्टेड पर्सन होंगे जिनकी ज़मीन होगी उनको नोटिस इशू होगा कि जनाब आप आएँ कलेक्टर के पास। नोटिस में टाइम लिखा जाएगा, जगह लिखी जाएगी, उस शख्स का नाम लिखा जाएगा। पब्लिक नोटिस भी हो सकता है कि आप आके अपना जो कंपनसेशन है वो क्लेम करें। और ये जो डिक्लेरेशन है, जो डिक्लेरेशन इशू होने के 15 दिनों के अंदर ये नोटिफिकेशन इशू होगा। नहीं सर, इसमें ये कहा गया है कि जो नोटिस होगा इस नोटिस के 15 दिनों के बाद तमाम नोटिस पहले इशू होगा, नोटिस के 15 दिनों का टाइम दिया जाएगा कि 15 दिन से पहले नहीं, 15 दिनों के बाद उन सबको सुना जाएगा, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको कंपनसेशन ग्रांट की जाएगी। सेक्शन 10 कहता है पावर टू रिक्वायर एंड इन्फोर्स द मेकिंग ऑफ स्टेटमेंट्स एज टू नेम्स एंड इंटरेस्ट। इसमें ये है कि जो नोटिस होगा उसमें एक तो होगा वो जो को प्रोप्राइटर है, सब प्रोप्राइटर है, मॉर्गेजी है, टेनेंट है, अदरवाइज जितने भी उस यानी कि ज़मीन पे इंटरेस्टेड पर्सन तमाम लोगों को नोटिस इशू होगा। सेक्शन 11 कहता है इंक्वायरी एंड अवार्ड बाय कलेक्टर। इसमें यह है कि पहले ऑब्जेक्शन हुए, ऑब्जेक्शन के बाद डिक्लेरेशन आ गया, नोटिफिकेशन आ गया। नोटिफिकेशन के बाद फिर उसमें जो उनकी मालियत लिखी जाएगी कि इस ज़मीन की इतनी कॉम्पनसेशन है और उसका जो इंटरेस्टेड पर्सन होगा, जो ओनर हो सकता है, मॉर्गेज या कोऑपरेटर, तमाम लोग उनके नाम लिखे जाएंगे। उनका ट्रू एरिया होगा कि कितना ज़मीन है, कंपनसेशन कितनी दी जाएगी, इसका कितना पोर्शन है, कितनी इसमें खर्चात है, ये सब कुछ ये रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट एक अवार्ड जारी होगा, कलेक्टर इसको जारी करेगा, उसको अवार्ड कहा गया है। सेक्शन 12 है अवार्ड ऑफ द कलेक्टर व्हेन टू बी फाइनल। ये जो कलेक्टर का अवार्ड होगा ये भी फाइनल होगा।
सेक्शन 12A करेक्शन ऑफ मिस्टेक, कोई भी अगर क्लरिकल या अरिथमेटिकल मिस्टेक आती है तो किसी भी वक्त बाद में भी या पार्टी की तरफ से दुरुस्त की जा सकती हैं या कलेक्टर इटसेल्फ ऑन मोशन कर सकता है या एप्लीकेशन के बिहाफ से। सेक्शन 13 एडजर्नमेंट ऑफ इंक्वायरी, जब इंक्वायरी कर रहा होगा, हमने सेक्शन 5A में पढ़ा था, जब ऑब्जेक्शन होंगे, ऑब्जेक्शन में कलेक्टर इंक्वायरी करेगा, उसी बारे कहा गया कि जब उसको ज़रूरी लगे कि वो इंक्वायरी की डेट डाल सकता है। सेक्शन 14 इसमें ये कहा गया पावर टू समन एंड इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ विटनेस एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कलेक्टर को इख्तियार दिया गया इंक्वायरी के दरमियान किसी भी शख्स को वो समन कर सकता है, उसको बुला सकता है, उसके गवाह उसके बयानात लिए जा सकते हैं, किसी भी शख्स को कह सकते हैं कि आप हमें डॉक्यूमेंट मुहैया करें। जितनी भी ये तमाम ये सिविल कोर्ट अंडर कोड ऑफ सिविल CPC 9008 के तहत उसके पास इख्तियार आते हैं कि तमाम वो पावर कलेक्टर यूज़ कर सकता है। सेक्शन 15 है मैटर्स टू बी कंसीडर्ड एंड निगलेक्टेड, कहा ये कॉम्पनसेशन जब ग्रांट होगी, जो कलेक्टर होगा वो सेक्शन 23 और 24 को मद्देनज़र रखेगा कि कॉम्पनसेशन किस लिहाज से ग्रांट करनी है। वो सेक्शन 23 एंड 24 में हम उस मतलब प्रॉपर्टी की मालियत है, वहाँ जितनी भी मतलब उस पर बिल्डिंग है, वहाँ की इनकम, यानी कि वो तमाम आगे हम जाके पढ़ेंगे डिस्कस, उसको वो मद्देनज़र रखते हुए उनको कॉम्पनसेशन ग्रांट करेगा। सेक्शन 16 है पावर टू टेक पोजेशन, फिर इसमें अगेन जब सेक्शन 16 के वो इंक्वायरी के बाद, ऑब्जेक्शन के बाद, अवार्ड जारी होने के बाद कलेक्टर के पास इख्तियार है कि वो पोजेशन ले लेगा उस ज़मीन का। सेक्शन 68 ट्रांसफ़र ऑफ लैंड टू बोर्ड, कि कलेक्टर फिर इस ज़मीन का चार्ज बोर्ड के अंडर कर देगा। आगे हमारा सेक्शन 17 है। सेक्शन 17 कहता है स्पेशल पावर इन केस ऑफ अर्जेंसी, यानी कि किसी भी एमरजेंसी केस में गवर्नमेंट के पास फिर क्या इख्तियारात हैं ज़मीन लेने के लिए। इसमें एक तो आपने बात याद रखनी है, यहाँ लफ्ज़ है कमिश्नर के, कमिश्नर हिदायत देगा कलेक्टर को कि ये ज़मीन इन केस ऑफ एमरजेंसी चाहिए। कलेक्टर इस पे नोटिफिकेशन इशू करेगा। नोटिफिकेशन इशू होने के 48 हार्स टाइम दिया जाएगा उस मुतलका बंदे को कि इस ज़मीन मतलब एक इसका सर्वे करना है या गवर्नमेंट को इन केस ऑफ एमरजेंसी ज़मीन चाहिए, वो टेक पोजेशन कब्जे के लिए 48 घंटे का टाइम दिया जाएगा। फिर इसमें जितनी भी ज़मीन में जो हमने पीछे पढ़ा अवार्ड होगा, मैंने इंक्वायरी होगी, ऑब्जेक्शन हो गया, अवार्ड वगैरह कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्टली नोटिफिकेशन जारी होगा और कमिश्नर के पास जब तक वो उस कंपनी के लिहाज से या डिपार्टमेंट या किसी भी इदारे से जब तक उसके पास पेमेंट आ जाएगी कि कंपनसेशन, तो कमिश्नर ये नोटिफिकेशन कर देगा, उनको कंपनसेशन दी जाएगी और इतनी ही जल्दी में ये सब कुछ हो जाएगा इसमें। और कंपनसेशन ग्रांट करने के बाद नोटिफिकेशन 48 घंटे में जारी होने के बाद फिर उस ज़मीन पे वो क्या कहते हैं इदारा या गवर्नमेंट अपना कब्ज़ा ले लेगी। फिर वो ज़मीन को जितने भी उस पर इनकम बरास होंगे, मतलब कोई ठेका या मॉर्गेज, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। ये थोड़ा सा वाज़ेह फ़र्क है। सेक्शन 18 है रेफरेंस टू कोर्ट। अब तक हमने पढ़ा कि सेक्शन 4 में सर्वे होगा, नोटिफिकेशन इशू होगा, कलेक्टर इशू करेगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्शन सुने जाएंगे, फिर इसके बाद जो हमने देखा कलेक्टर अवार्ड जारी करेगा, अवार्ड जारी होने के बाद वो कमिश्नर है वो डेक्लरेशन इशू करेगा। ये तमाम चीज़ें कॉम्पनसेशन देने के बाद सब कुछ होगा। अगर इन अवार्ड के दौरान, नोटिफिकेशन इशू होने के दौरान कंपनसेशन के मुतालिक कोई सी भी शख्स को एतराज़ात है, फिर वो अपना रेफरेंस कोर्ट में सेंड करेगा। आगे वो देखने को ये रेफरेंस कैसे सेंड होगा, इसको थोड़ा देखने की बात है। अगर यानी कि कोई कोई शख्स उस अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं करता जो कलेक्टर ने इशू किया है, तो अवार्ड जब वो जारी होगा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो कोई शख्स विद इन 6 वीक्स, ये लिमिटेशन है, 6 हफ्तों के अंदर अपने एतराज़ात रिटन फॉर्म में विद ऑब्जेक्शन विद ग्राउंड कलेक्टर को देगा कि ये मेरे एतराज़ात हैं। फिर कलेक्टर इस रेफरेंस को कोर्ट में रेफर करेगा। ये है अगर पब्लिक पर्सन। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कलेक्टर की जारी करदा अवार्ड पे एतराज़ आता है, तो फिर इसमें 6 मंथ 6 माह के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने एतराज़ात अपने ग्राउंड रिटन फॉर्म में कलेक्टर को देगा। फिर कलेक्टर उस रेफरेंस को कोर्ट में सेंड करेगा। अब कोर्ट के पास आ गया, कोर्ट को अगर लगे कि इसमें ये प्राइमा फेसाई केस नहीं है या इसमें फर्दर इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, एट द स्पॉट मौके पे डिसाइड कर देगा, नहीं तो इसमें आगे फर्दर इंक्वायरी होगी। सेक्शन 19 है कलेक्टर्स स्टेटमेंट टू द कोर्ट। पहले हमने देखा सेक्शन 18 में कि कोई भी शख्स है जिसको एतराज़ात है वो कलेक्टर को अपनी एतराज़ात जमा करवाएगा कि इस मैटर को रेफरेंस को कोर्ट में सेंड किया जाएगा। अब वो कलेक्टर रेफरेंस किस तरह सेंड करेगा, यही इसमें बताया गया है। जो कलेक्टर है शैल स्टेट द इंफॉर्मेशन कोर्ट, एक तो रिटन फॉर्म होगी, उसमें सिचुएशन होगी लैंड के मुतल्लिक, लैंड कहाँ है,
इसकी पर्टिकुलर ज़मीन की खसूसियात, उसमें बिल्डिंग्स हैं या दरख्त हैं या उस पे कोई फसल है या जितने भी उसके पर्सन इंटरेस्टेड हैं, जो मालिक हैं या जिनका शेयर है, और जितने भी डैमेजेस हुए उनके मुतल्लिक, और कॉम्पेंसेशन वो कितनी ग्रांट की, गवर्नमेंट कितनी ग्रांट कर रही है, वो कितनी डिमांड कर रहे हैं, और जो बाद में नोटिस हमने देखे पीछे एक नोटिस सेंड करके अवार्ड के मुतल्लिक, या जब वो सेक्शन 4 के बाद 5 में नोटिफिकेशन इशू होता है, वो नोटिस के बारे में बताया कि हमने क्या-क्या नोटिस सेंड किए, कब किए, दोनों यानी पार्टी के स्टेटमेंट, ये तमाम सब कुछ वो रिटन फॉर्म में कोर्ट में रेफरेंस सेंड करेगा। ये है सेक्शन 19। सेक्शन 20 कहता है सर्विस ऑफ नोटिस। अब ये कोर्ट को बता रहा है कि कोर्ट ने आगे क्या करना है। कोर्ट में कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट कह लें या रेफरेंस कह लें सबमिट किया, तो कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोर्ट ने तमाम जो पार्टीज़ हैं उनको अपीयरेंस के लिए नोटिफिकेशन नोटिस इशू करेगी, सर्विस ऑफ नोटिस इशू होगा। किसको होगा? एक तो एप्लीकेंट जिसने एप्लीकेशन दी, कलेक्टर भी है, और इसके पीछे जो वो आता है जिसने एतराज़ात उठाए, एक वो, फिर इसमें जो पर्सन इंटरेस्टेड है, जिनका इंटरेस्ट है, उनको भी नोटिस कोर्ट इशू करेगी। फिर एरिया के लिहाज से अगर ऑब्जेक्शन आता है तो कोर्ट जो एरिया के लिहाज से मतलब गवर्नमेंट है, कोई लोकल अथॉरिटी है या कंपनी है, उनको भी नोटिस इशू करेगी। यह है सेक्शन 20। सेक्शन 21 रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ प्रोसीडिंग्स। ये जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उस पे रिस्ट्रिक्शन है। एक बार है कि कोर्ट में जितनी भी प्रोसीडिंग होगी वो उसी लिहाज से वो रन आउट करेगी, जिस लिहाज से वो रेफरेंस, जिस ऑब्जेक्शन को, जिस एतराज़ पे, जिस मुद्दा पे वो रेफरेंस फाइल हुआ, इससे हट के कोई भी मैटर कोर्ट उसको रेज आउट नहीं करेगी। आगे है सेक्शन 22। जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं वो क्या होंगी? ओपन प्रोसीडिंग होगी। सेक्शन 22A है क्रॉस ऑब्जेक्शन। इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या कोई लोकल अथॉरिटी है या कंपनी है जिसने लैंड को परचेज करना है, उसके पास ये इख्तियार दिया गया कि वो आप जो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग वो क्रॉस ऑब्जेक्शन को रेज आउट कर सकते हैं कि इस रकम को कम किया जाए। ये था हमारा सेक्शन 22A। सेक्शन 23 कहता है मैटर्स टू बी कंसीडर्ड इन डिटरमिनिंग कॉम्पेंसेशन। ये हमने पीछे जो पढ़ा था कि जब कलेक्टर अवार्ड इशू करेगा तो वो इस सेक्शन 23 को मद्देनजर रखेगा। इसमें क्या है? इसमें ये है कि जब किसी भी शख्स से ज़मीन ली जाएगी, एट द टाइम जो मार्केट वैल्यू होगी वो ही उसको कीमत दी जाएगी, ना कि जब पता लगे कि ये गवर्नमेंट ज़मीन ले रही है, वहाँ के आस-पास वाले लोग उस ज़मीन की वैल्यू एक एकदम बढ़ा दें तो फिर मांगे कि भाई इसकी ज़मीन का रेट बढ़ गया ना। जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी जब वो सेक्शन 4 के तहत नोटिफिकेशन इशू हुआ, उस टाइम को मद्देनजर रखा जाएगा। फिर जो इसमें सेकंडली इंटरेस्टेड पर्सन है, जिस कोई भी इंटरेस्ट है, जिसने कोई फसल काश्त की हुई है, जिस क्रॉप्स आ जाती हैं, ट्रीज। थर्डली आ जाता है कोई ऐसा मतलब ए रीज़न ऑफ स्वेयरिंग सच लैंड फ्रॉम अदर लैंड, यानी कि कोई उस ज़मीन से कोई और शख्स काश्त कर रहा है, कोई ठेके पे ली हुई है या लीज़ है या जिसने टेनेंट है, इस तरह के जितने भी इंटरेस्टेड पर्सन हैं उनको भी कंपनसेशन ग्रांट की जाएगी, ये भी मद्देनज़र रखा जाएगा। अगर फोर्थली कह रहा है कि किसी भी शख्स की प्रॉपर्टी अफेक्ट हुई है, मतलब ज़मीन तो आप किसी दूसरे शख्स की ले रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को भी इफेक्ट हुआ, वहाँ से आप गुजर के गए हैं, गाड़ियाँ गुजरी हैं, मशीनरी गुजरी है, उसको नुकसानात हुए, उनको भी आप कंपनसेट करेंगे। फिफ्थली कहता है अगर किसी की यानी कि वहाँ कोई बिज़नेस है, उसके रीज़नेबल एक्सपेंसेस आए हैं, उसने अपना मकान, अपना बिज़नेस, अपना घर शिफ्ट किया, उस पे जितने खर्चात हैं वो भी गवर्नमेंट उनको कंपनसेट करेगी। आगे सिक्सथली कहा गया है कि बोनाफाइड, यानी कि बोनाफाइड जितने भी नुकसान आता है वो गवर्नमेंट उनको पे करके, पानी के लिहाज से, कैनाल के लिहाज से, रास्ते के लिहाज से। आगे इसकी क्लास 2 है, इसमें ये कहा गया अगर किसी से कोई भी कंपल्सरी यानी कि ज़मीन मजबूरी तो है ना कहते हैं, कंपल्सरी कहते हैं मजबूरी तौर पर या ज़रूरी तौर पर आप जबरन उनसे ज़मीन लेते हैं, जिस तरह हमने सेक्शन 17 में पढ़ा था, तो उसमें आपने जो इसका अवार्ड होगा वो 15% आपने एक्स्ट्रा देना है उस मार्केट वैल्यू से। सेक्शन 24 मैटर टू बी निगलेक्टेड इन डिटरमिनिंग कॉम्पेंसेशन। सेशन 23 था, उसमें हम कौन कौन से मैटर कंसीडर करेंगे। उसके अलावा जितने भी मैटर आएंगे ना वो निगलेक्ट, उसको नज़रअंदाज किया जाए। अगर किसी भी इंसान को मजबूरी ज़ाहिर करे या वो कहे कि इस ज़मीन से लगाव है या बाप दादा की ज़मीन है, कोई भी हिचकिचाहट, कोई भी इस तरह की मजबूरी, सब मैटर निगलेक्टेड होंगे। फिर जब वो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इशू कर दिया कि इस ज़मीन को गवर्नमेंट ने परचेज करना है, इसको लेना है, फिर भी अगर कोई शख्स पे बाद में डिक्लेरेशन इशू होने के बाद, नोटिफिकेशन इशू होने के बाद उसमें कोई खर्चात करता है, इम्प्रूवमेंट करता है, तो फिर वो सारे निगलेक्ट होंगे, क्योंकि पहले आपको नोटिफिकेशन इशू हुआ था या आपको पता है कि ज़मीन अब गवर्नमेंट लेने जा रही है या इसके बाद में रेट बढ़ गया है। ये जितने भी इस तरह के मैटर्स है ना, वो यानी कि मार्केट वैल्यू से पढ़कर अगर आपको रेट आ जाता है, कोई आप आउटले करते हैं, इम्प्रूवमेंट्स होते हैं या कोई
ये अननेसेसरी डैमेज होता है या खुद जानबूझ के आपको नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह के जितने भी मैटर हैं वो आपको निगलेक्ट होंगे। सेक्शन 25 रूल्स एज टू अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। जब कोर्ट या कलेक्टर या कोई भी अवार्ड जारी करता है तो कौन कौन से रूल्स फॉलो करेगी कोर्ट कॉम्पनसेशन ग्रांट करने के लिए। सबसे पहले कि जितनी अमाउंट या कॉम्पनसेशन उन्होंने क्लेम किए उतनी हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कोर्ट ग्रांट करेगी। अगर उसने कोई कॉम्पनसेशन या कोई डैमेजेस बताना भूल गया है, कोई ओमिट कर गया है, बाद में अगर वो रीज़नेबल ग्राउंड लाया है कि मैं भूल गया, मुझे मालूम नहीं हुआ, मेरे इतने नुकसान पड़ गया, तो फिर वो भी इसको क्या कहते हैं अवार्ड या कॉम्पनसेशन ग्रांट की जा सकती है। फिर बाकी जितनी उसने वो कॉम्पनसेशन ग्रांट की है, हमने फिर एक सेक्शन पढ़ा था क्रॉस ऑब्जेक्शन का, उसमें कोई कंपनीज़ है, कोई गवर्नमेंट वो इतराज़ करती है कि इसका कम होना चाहिए अवार्ड, कॉम्पनसेशन कम देनी चाहिए, तो कोर्ट कम भी ग्रांट कर सकती है। सेक्शन 26 इसमें कहा गया फॉर्म ऑफ अवार्ड। ये जो भी अवार्ड होगा एक तो ये रिटन फॉर्म में होगा, इसमें जज साहब के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसके साइन होंगे और इसमें वो अमाउंट बताई जाएगी और 23 सेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए हर एक क्लेम और क्लास के लिहाज से उसमें ग्राउंड्स बताई जाएगी और कितनी कितनी अमाउंट है वो भी बताई जाएगी। और ये जो कोर्ट का अवार्ड होगा इसको मुकम्मल एक डिग्री का दर्जा हासिल होगा। लेकिन जो ग्राउंड्स होंगे स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड्स उसको जजमेंट कंसीडर किया गया है। ये है हमारा सेक्शन 26। आगे है सेक्शन 27 जो कॉस्ट के मुतालिक है। इसमें कोर्ट के पास ये भी इख्तियारात है, कोर्ट कास्ट के मुतल्लिक भी इशू कर सकती है कि किस पार्टी को किस प्रोपोर्शन के लिहाज से और किसको कास्ट पे करनी है और किसने करनी है और किसको करनी है, जो खराजात आते हैं मुकम्मल प्रोसीडिंग्स के दौरान। आगे सेक्शन 28 है, इसमें जो कोर्ट है वो कलेक्टर को हिदायत दे सकती है कि डायरेक्टेड टू पे इंटरेस्ट एक्सेस कॉम्पनसेशन, जो कॉम्पनसेशन होगी उस पे 6% पर एनम के आप इसमें इंटरेस्ट पे करें। फिर 29 है पर्टिकुलर्स ऑफ अपॉर्चनमेंट टू बी स्पेसिफाइड। अगर बहुत सारे इंटरेस्टेड पर्सन है तो कोर्ट इसमें ये भी मेंशन करेगी किसका कितनी कॉम्पनसेशन है, किसका अवार्ड में कितना हिस्सा है, और ये जो कोर्ट की तरफ से एक अवार्ड होगी डिक्री होगी कॉन्कोलिस से प्रूफ होगा। आगे आता है सेक्शन 30 डिस्प्यूट एज टू अपॉर्चनमेंट। इसमें वही है जो डिस्प्यूट अपॉर्चनमेंट के मुतालिक जो सेक्शन 11 में कलेक्टर अवार्ड जारी करता है, उसमें अगर अपॉर्चनमेंट का डिस्प्यूट है तो इसमें भी जो कलेक्टर है वो इस डिस्प्यूट को इस मैटर को कोर्ट में रेफर कर सकता है। सेक्शन 31 कहता है पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन और डिपॉजिट आर सम इन कोर्ट। इसमें पेमेंट का तरीक़ेकार बताया गया और मतलब पेमेंट देखते हैं। इसका जो क्लास 1 है वो कहता है अगर किसी शख्स जो इंटाइटल्ड है कॉम्पनसेशन वसूल करने का, जिसने अवार्ड वसूल किया या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उस अवार्ड को एक्सेप्ट किया, वो एक्सेप्ट करने के बाद वो अपना रिटन फॉर्म में इंटीमेशन देंगे कलेक्टर को, जनाब वाला कि हमने ये रकम वसूल कर लिया। अगर वो कोर्ट में कोई अवार्ड जब वो मतलब है ना अवार्ड इशू हुआ वो अपना कोई एतराज़ात नहीं देते, जो हमने सेक्शन 18 में टाइम पीरियड पढ़ा 6 मंथ का और 6 वीक्स का, उस वक़्त रकम भी वसूल नहीं करते, बाद में वसूल कर सकते हैं। फिर इसमें ये भी है कि जब वो अवार्ड लेते हैं, रकम लेंगे कलेक्टर से, वो उस वक़्त तक अहद एहतिजाजन अपनी रकम वसूल करेंगे, फिर कहेंगे भी सही कि हम रकम भी वसूल कर रहे हैं और इस मैटर को कोर्ट में रेफर किया जाए, ये भी हो सकता है। फिर बदले में कलेक्टर उनसे श्योरिटी भी ले सकता है, अगर कोर्ट ने रकम कम कर दी तो आपने वापस करनी होगी एक्स्ट्रा जो अमाउंट आपके पास है। इसमें ये पेमेंट का मेथड है। और इसमें ये है कि अगर जिसके पास ना कोर्ट ये भी कह सकती है कि आप पेमेंट कोर्ट में जमा कराएं जब तक इसका डिसीजन नहीं होता, सिक्योरिटी भी उनसे ली जा सकती है। और इसमें ये भी है अगर कोई मतलब माइनर है या कोई इंसेन पर्सन है जिसकी ज़मीन गवर्नमेंट ने परचेज़ की है, उसके गार्डियन को पेमेंट दी जा सकती है, अदरवाइज़ कोर्ट में वो पेमेंट जमा हो जाएगी। जब मतलब वो मेजर बन जाए या साउंड माइंड हो जाए तब उसको पेमेंट। अगर डिस्प्यूट आ जाए तो फिर वो अगर किसी ने रकम वसूल किया है, कोई एहतिजाज नहीं किया, अपनी एक्सेप्टेंस दी, बाद में उसका मैटर कोर्ट में रेफर नहीं किया जाएगा। अगर किसी की बहुत सारी कम ज़मीन है, उसको बदले में गवर्नमेंट कोई और ज़मीन भी दे सकती है या उसका जो रेवेन्यू होता है किसी अदर लैंड्स का वो भी उसमें गवर्नमेंट कम कर देगी, रिमिशन कर देगी या इक्विटेबल कोई और अदर इंटरेस्ट दे देगी। ये इसमें सेक्शन 31 में है कि अदर लैंड भी गवर्नमेंट दे सकती है, रेवेन्यू भी कम कर सकती है। ये थोड़े पॉइंट नोट करने के थे। आगे सेक्शन 32 से 35 तक ये माइनर से मुतल्लिक है या इनसे जो इनकॉम्पिटेंट है। इसमें ये तो प्रैक्टिकली इतने इम्प्लीमेंट भी नहीं है और इनकी ज़रूरत नहीं है, ये गैर ज़रूरी है। जब कोई बैनर हो तो वो कोर्ट के यहाँ उसकी प्रॉपर्टी का गार्डियन होता है,
या अदरवाइज़ कलेक्टर उसका गार्डियन बन जाता है, या अगर गवर्नमेंट उसकी लैंड को लेना चाहे तो उसकी वैल्यू की जो अमाउंट होती है वो सरकारी ख़ज़ाने में जमा की जाती है, या कोर्ट के यहाँ, या अल्टरनेट कोई और ज़मीन दी जाती है, कोर्ट किसको गार्डियन अपॉइंट कर सकती है। इसमें वो बिल्कुल इंटरेस्ट के लिहाज से है। पार्ट 6 है जो कहता है टेम्परेरी ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड। अब तक हमने जो पढ़ा, गवर्नमेंट पब्लिक पर्पस के लिए या कंपनीज, ये दो ही इदारे ज़मीन लेते आ रहे हैं, और जो ज़मीन लेनी है वो परमानेंट एज ए ओनरशिप पे गवर्नमेंट उसका पोजेसन लेगी, मलकियत के तौर पर लेगी, तो बाद में गवर्नमेंट वापस भी नहीं कर सकती। फिर हमने पीछे ये भी पढ़ा, बदले में गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन भी देती है। जिसकी ज़मीन कम हो तो अल्टरनेट कोई और ज़मीन दे सकती है, या उसका रेवेन्यू भी माफ़ कर सकती है। अब ये जो 35 है, इसमें रेंट की बात आ जाती है। गवर्नमेंट अगर कोई भी ज़मीन चाहे तो वो 3 साल के लिए एज़ ए रेंट ले सकती है, और इसमें भी बिल्कुल वही तरीक़ाकार है। पब्लिक पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट या कंपनी वही इदारे हैं। फिर बाद में अगर कोई बात की गई, बिल्कुल वैसे कलेक्टर पब्लिक नोटिस करेगा, कन्वीनियंस प्लेस पे उसको पब्लिश किया जाएगा। उसमें उस ज़मीन की लोकेशन, उसका एरिया, उसकी स्पेसिफिकेशन, फिर बाद में वही सेक्शन 4 के तहत उसपे सर्वे होंगे, उसके लेवल्स होगा, उसका ज़मीन का बाउंड्रीज़ वगैरह चेक किए जाएँगे, फिर उसको ऑफिशियल गज़ट में शाया किया जाएगा। फिर वो रिटन फॉर्म में होगा, उसमें टर्म्स एंड डिस्कशन होगी कि कितने टर्म्स के लिए ली जा रही है, और बदले में कितनी अमाउंट दी जा रही है, और ये अमाउंट किस तरह दी जाएगी, मंथली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे। ये बिल्कुल एज़ इट वही है जिस तरह हमने पीछे सेक्शन 4 का प्रोसीजर पढ़ा। आगे ये जो हमारा सेक्शन 35 है ना, इसका जो क्लास 4 है, इसमें ये कहा गया फिर भी अगर कोई आपस में डिस्प्यूट आता है, कोई रेंट के मुतल्लिक के लिहाज से या अपॉर्चमेंट के लिहाज से, तो फिर वो कलेक्टर जो है वो कोर्ट में ये मैटर रेफर करेगा। ये था, मतलब ये एज ए रेंट के हवाले से भी हमारा वो जो क्वेश्चन था माइंड में 35 में, वो भी क्लियर हो गया है। सेक्शन 36 पावर टू इंटर एंड टेक पोजेशन एंड कॉम्पनसेशन एंड रेस्टोरेशन। इसमें बिल्कुल एज इट वही है कि उसको कॉम्पनसेट किया जाएगा, डैमेजेस पे किए जाएंगे। इसके बाद गवर्नमेंट के पास, कंपनीज के पास, कलेक्टर के पास मुकम्मल इख्तियारात होंगे कि वो ज़मीन में इंटर हो सकें, अपना पोजेशन ले सकें, और मुकम्मल तौर पर उनको इख्तियारात दिए। बदले में वो क्या, डैमेजेस कॉम्पनसेशन उस जो ज़मीन का मालिक होगा, इंटरेस्टेड पर्सन, उसको पे किए जाएंगे, और जितने भी डैमेजेस है या कॉस्ट है ज़मीन को बाद में रिस्टोर करने में, उस पर जितने भी वो तमाम वो ये गवर्नमेंट या कंपनी उस बंदे को अदा करेगी। लेकिन इसमें एक बात ये है कि अगर ऐसी ज़मीनें, मतलब मिसाल दूँ कि वो काश्तकार के लिए थी, मतलब काश्तकारी के लिए थी, फसल उगाई जाती थी, गवर्नमेंट ने उस ज़मीन को 3 साल के लिए ठेके पे ली, उसमें कोई मशीनरी, कोई ऐसा काम किया कि बाद में वो काश्त के काबिल नहीं रही, परमानेंटली अनफिट होगी, फिर ऐसी ज़मीन गवर्नमेंट परमानेंटली उसको एक्वायर कर सकती है, खरीद सकती है। और इसमें ये कहा, जब वो जो है इसका एग्रीमेंट का टाइम पीरियड ख़त्म होगा, तो वो जो शख्स होगा उसके पास इख्तियार आते हैं, वो अपनी ज़मीन को रिस्टोर कर सकता है। आगे हमारा सेक्शन 37 है, डिफरेंस एज टू कंडीशन ऑफ लैंड। मतलब ये कोई भी डिफरेंसेस आ जाते हैं, पर्सन इंटरेस्टेड हो, गवर्नमेंट के दरमियान कोई टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, कोई भी मैटर कनेक्टेड होता है एग्रीमेंट में, जो टर्म्स एंड कंडीशन, कोई भी मतलब डिस्प्यूट आते हैं, फिर इसमें कलेक्टर जो मैटर होगा वो कोर्ट में रेफर करेगा। अब हमारा पार्ट 7 है, एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंपनीज। पहले हमने जितने भी सेक्शन डिस्कस की, पिछले जो सेक्शन थे हमारे 2-3, वो रेंट के मुतालिक थे। इससे पहले जितने भी थी, वो एक्विजिशन ऑफ लैंड, ज़मीन का परमानेंट असूल था वो गवर्नमेंट था, कि गवर्नमेंट कलेक्टर नोटिफिकेशन इशू करेगा, फिर जितने भी उनके वर्कमैन होंगे, सर्वेंट होंगे, फिर बदले में नोटिफिकेशन इशू होगा ऑफिशियल गज़ट में, उनको कंपनसेशन दी जाएगी, इसमें इंक्वायरी आ सकती है, फिर बाद में एक डिक्लेरेशन नोटिफिकेशन इशू होगा, फिर सेक्शन 6 में जो कमिश्नर होगा वो डिक्लेरेशन इशू करेगा, फिर 7 में, फिर आगे इस तरह हम जितने भी सेक्शन पढ़े ना, वो गवर्नमेंट के मुतल्लिक हैं। अगर एतराज़ आ जाते हैं फिर कोर्ट में रेफर आएगा। फिर 11 में वो अपना अवार्ड जारी करता है। सेक्शन 18 में अगर अवार्ड में कोई इंक्वायरी में कोई ज़मीन की एरिया के मुतल्लिक कॉम्पनसेशन में कोई भी डिस्प्यूट है, वो सेक्शन 18 के तहत वो रेफरेंस कोर्ट में आ जाता है। अब हम जो हमारा ये सेक्शन 38 है, ये कंपनीज़ के मुतल्लिक है कि कंपनीज़ ने किस तरह ज़मीन परचेज़ करनी है, और कंपनीज़ ने क्यों करनी है, इसके लिए क्या तरीक़ाकार है। सबसे पहले सेक्शन 38 कहता है, कंपनी में बी ऑथराइज्ड टू इंटर एंड सर्वे। कंपनी को सबसे पहले ऑथराइज, बिल्कुल यानी कि ना वो ऑथराइज हो सकती है, इसके लिए परमिशन लेनी चाहिए कमिश्नर से, जो रेलेवेंट कमिश्नर होगा। कमिश्नर इनको ऑथराइज करेगा, कंपनी परमिशन लेगी। फिर इसके बाद जितने भी हमने सेक्शन 4 पढ़ा था, वहाँ ऑफिसर जाएंगे, वर्कमैन जाएंगे, वहाँ की ज़मीन का सर्वे करेंगे, वो कोई फॉरेस्ट है, कोई ट्रीज है, क्रॉप्स उनको कट कर सकते हैं, डिगिंग, बोर का प्रोसेस, बाउंड्रीज का प्रोसेस, इरेक्शन का, ये तमाम इख्तियारात सेक्शन 4 वाले कंपनीज को मिल जाएंगे। इसमें एक ही शर्त है, कमिश्नर की इजाज़त लेना होगी कंपनी को।
सेक्शन 38A इंडस्ट्रियल कंसर्न टू बी डीम्ड कंपनी फॉर सर्टेन पर्पस। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। पहले हमने देखा पब्लिक पर्पस के लिए गवर्नमेंट ज़मीन परचेज करनी है। फिर 38 में कंपनी आ गई। 38 में इंडस्ट्रियल कंसर्न, कोई भी सनती इदारे हैं वो भी ज़मीन परचेज कर सकते हैं। इसके लिए इनकी कंडीशन है कि ऐसी इंडस्ट्रियल कंसर्न जो अंडर गवर्नमेंट के किसी भी परमिशन हो, कोई रजिस्टर्ड हो। उसके लिए शर्त है कि वहाँ कम से कम 100 वर्कमैन हो, वो चाहे ऑन बाय कोई इंडिविजुअल या कोई भी एसोसिएशन हो, चाहे वो कंपनी नहीं है, वो भी अपने किसी वर्कमैन के डिवेलिंग हाउस के लिए या किसी भी अमेनिटीज के लिए कनेक्टेड विद एक्विजिशन ऑफ लैंड, वो भी इसे कंपनी ही डीम्ड कंसीडर किया जाएगा, वो भी ज़मीन को एक्वायर कर सकते हैं। ये है इंडस्ट्रियल कंसर्न। इसके लिए आपने ये याद रखना है कि कम से कम या वो इंडिविजुअल भी हो सकती है या एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकती है, लेकिन इसमें जो कंडीशन है कम से कम 100 वर्कमैन हो, वो इंडस्ट्रियल कंसर्न को भी एज ए कंपनी डीम्ड कंपनी कंसीडर किया जाएगा। सेक्शन 39 प्रीवियस कंसेंट ऑफ कमिश्नर एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट नेसेसरी। इसमें ये कहा गया जितनी भी वो प्रोविजन है सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 37 तक, इंडस्ट्रियल कंसर्न है या 38 में कंपनी आ जाती है, जितनी भी ये टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी इसके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कंसेंट लेना ज़रूरी है। और वो जब तक कंसेंट नहीं मिलेगा जब तक इनके आपस में कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हों, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको कंसेंट देगी, वो अपने एग्रीमेंट में लिखेगी, अपने टर्म्स एंड कंडीशन बताएंगे, फिर उनके पास इस तमाम सेक्शन 6 से लेकर 37 तक जितनी पावर होंगी वो यूज़ कर सकेंगे। सॉरी, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये जो प्रीवियस था ना एक्ट, उसमें अब जो अपडेटेड है इसमें कमिश्नर ऐड हुआ है कि कमिश्नर की कंसेंट लेके फिर बाद में तमाम पावर यूज होंगे और वो एक गवर्नमेंट कमिश्नर के साथ एक एग्रीमेंट करेंगे कि हम किस मकसद के लिए ज़मीन लेना चाहते हैं, हमारा वेलफेयर मकसद क्या है, हमारा पब्लिक पर्पस क्या है, चाहे इंडस्ट्री है चाहे कंपनी है, कमिश्नर की कंसेंट होगी फिर वो इसको एज ए कंसीडर किया जाएगा। आगे का हमारा सेक्शन है 40 प्रीवियस इंक्वायरी। एक ये इंक्वायरी है, एक इससे पहले सेक्शन 14 में भी हम इंक्वायरी देखी थी। इसमें भी इंक्वायरी या कलेक्टर करता है या कमिश्नर किसी अदर पर्सन को अथॉराइज कर सकता है। इंक्वायरी किस लिए कि जब वो कमिश्नर के साथ कंपनी कोई या इंडस्ट्रियल कंसर्न एग्रीमेंट करेगी ना, तो इसमें वो रिपोर्ट कलेक्टर देगा या कोई इंक्वायरी वो कमिश्नर को दी जाएगी, फिर इसके बाद कमिश्नर अपनी कंसेंट देगा। इंक्वायरी में ये होगा एक तो डिटरमाइन करना कि इसका पर्पस क्या है, किस मकसद के लिए ज़मीन ले रहे हैं, फिर ये ज़मीन इनको क्यों ज़रूरत है, इंडस्ट्रियल पब्लिक पर्पस, फिर इसमें ये देखा जाएगा कि रीज़नेबल क्या रीज़नेबल पर्पस है, एरिया इसमें मेंशन होगा, इसमें वो जो लोगों को कंपनसेट करेंगे, डैमेजेस ग्रांट करेंगे, उनकी अमाउंट देखी जाएगी कि इन्होंने किस मकसद के लिए ज़मीन लेनी है, क्या वर्कमैन के इन्होंने डिवेलिंग हाउस इरेक्ट करने हैं या कंपनी ने कोई बिल्डिंग करनी है या कोई भी इंडस्ट्री के लिए या पब्लिक पर्पस के लिए कोई स्टेप लेना है, कोई यूजफुल मकसद है, इस मकसद को देख के कमिश्नर कंसेंट देगा। फिर जो भी इंक्वायरी या चाहे वो कलेक्टर करे या कोई अदर फिर उसके पास इख्तियार आते हैं, जैसे कि हमने पिछली इंक्वायरी सेक्शन 14 में भी डिस्कस किया कि उसके पास इख्तियार होंगे कि वो किसी भी पर्सन को समन कर सकता है, अटेंडेंस के लिए बुला सकता है, कोई डॉक्यूमेंट उनसे प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट भी तलब कर सकता है। आगे हमारा सेक्शन 41 है एग्रीमेंट विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कि ये जो फिर कंपनी होगी इसका एग्रीमेंट होगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ। जब कमिश्नर सेटिस्फाई हो जाएगा ये सेक्शन 40 में इंक्वायरी के तहत और जो 5 ऑब्जेक्शन के मुतल्लिक है, इसके बाद फिर वो एग्रीमेंट होगा कंपनी का प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ। उस एग्रीमेंट में तमाम बातें वो बताएगी कि हम ये किस मकसद की ज़मीन ले रहे हैं और पेमेंट क्या था कि क्या है, और ट्रांसफ़र को किस तरह पे ट्रांसफ़र पेमेंट किस तरह करनी है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, जो डिवेलिंग हाउस है उनकी टाइम्स के मुतल्लिक, कंडीशंस, मैनर के मुतल्लिक, ये तमाम एक एग्रीमेंट होगा बस। आगे सेक्शन 42 है पब्लिकेशन ऑफ एग्रीमेंट। जब ये एग्रीमेंट हो जाएगा इसकी एग्जीक्यूशन के बाद ये पब्लिश हो जाएगी इन ऑफिशियल गजट में। आगे हमारा सेक्शन 43 है। सेक्शन 39 to 42 not apply where government bound by agreement to provide land for companies। इसमें कहा गया जो सेक्शन 39 से 42 ये अप्लाई नहीं होंगे जहां गवर्नमेंट बाउंड होगी बाय एग्रीमेंट के तहत के कंपनीज को प्रोवाइड करें। मतलब ये जितनी भी हमें पीछे इंक्वायरी वाली कंडीशंस हैं, एग्रीमेंट वाले हैं, वो अप्लाई नहीं होंगे। गवर्नमेंट इटसेल्फ मतलब उसकी जिम्मेदारी है कि कंपनी को ज़मीन प्रोवाइड करे, जिस तरह गवर्नमेंट के इदारे हैं, कोई रेलवे कंपनी आ जाता है जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ जाएगा, तो मतलब जहाँ गवर्नमेंट ने खुद इटसेल्फ अपनी किसी कंपनी के लिए ज़मीन परचेज करनी है या कोई इदारा या कोई पब्लिक पर्पस को यानी कि पब्लिक पर्पस को सरअंजाम देने के लिए कोई ऐसा काम करना है, तो ये तमाम कंडीशन 39 से 42 अप्लाई नहीं होंगी। जहाँ हमने पीछे पढ़ा कमिश्नर की कंसेंट हो, फिर एग्रीमेंट हो, फिर ऑफिशियल गजट हो गए, ये तमाम चीज़ें। आगे हमारा सेक्शन है 43A रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर।
इसमें कहा गया है अगर कोई भी ज़मीन कंपनी एक्वायर करती है तो वो मतलब है उसके पास कोई भी इख्तियारात नहीं है कि वो किसी को ट्रांसफ़र करे, सेल करे, मॉर्गेज करे, गिफ्ट करे, लीज़ करे, सिवाय विद द कंसेंट या परमिशन ऑफ द कमिश्नर या परमिशन गवर्नमेंट हो सकती है। आगे सेक्शन 44 है हाउ एग्रीमेंट विद रेलवे कंपनी में बी प्रूव्ड। क्योंकि जो रेलवे कंपनी है इसका जो मतलब एग्रीमेंट है वो कैसे प्रूव होगा, जो भी एक प्रिंटेड ऑर्डर होगा गवर्नमेंट का कि इस ज़मीन को लिया जाए तो वही एक इटसेल्फ एक ऑर्डर है, वो भी एक एविडेंस है, कॉन्क्लूसिव प्रूफ है। सेक्शन 45 है सर्विस ऑफ नोटिस। इसमें वही तरीक़ेकार है जो हमारे सिविल प्रोसीजर के अदालतों के हैं कि नोटिस इशू किया जाएगा और वो नोटिस कौन इशू कर सकता है, कलेक्टर भी कर सकता है, कोर्ट भी कर सकते हैं। कलेक्टर इंक्वायरी के लिए हमने जिस तरह पढ़ा था सेक्शन 11 में, सेक्शन 40 में इंक्वायरी की बात हुई है। तो इसके लिए नोटिस उस शख्स का नाम होगा, उस शख्स का जो प्लेस होगी, घर रहने का पता होगा, एड्रेस वो मेंशन होगा। फिर जहाँ उसको तलब किया जाएगा कि चाहे वो एविडेंस के लिए, चाहे किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए, विटनेस के लिए, उसके स्टेटमेंट के लिए, तमाम मेंशन की जगह मेंशन कहाँ उसको बुलाया जा रहा है। अगर उस घर पे है तो ठीक है, इटसेल्फ उसको पहले नोटिस दिया जाएगा। अगर वो नहीं है तो घर का कोई भी एडल्ट मेल मेंबर है उसको भी नोटिस सर्व किया जाएगा, नहीं तो उस घर के बाहर कोई कॉपी फिक्स की जाएगी। जहाँ वो बिजनेस कर रहा है उसके घर के बाहर डिवेल्स है, कोई भी कॉन्स्पिकुअस प्लेस जिस तरह हो सकता है वो नोटिस सर्व होगा, ये बाय पोस्ट भी किया जा सकता है। आगे सेक्शन हमारा 46 है पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग एक्विजिशन ऑफ लैंड। हमने कोई भी शख्स अगर विलफुली ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जो हमने सेक्शन 4 में पढ़ा या सेक्शन 8 में है, कोई भी मतलब वो डिस्ट्रॉय करता है या कोई रुकावट या कोई डैमेजेस करता है इरेक्शन को, बाउंड्रीज को, कोई ट्रेंच को, कोई मार्क है, निशानात हैं, किस भी यानी किस तरह करता है तो उसको मजिस्ट्रेट पनिशमेंट देगा जो कम से कम नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, यानी 1 माह से ज़्यादा नहीं हो सकती, 1 माह से कम हो सकती है। फिर उसको फाइन भी किया जा सकता है जो कि 50 रुपये तक हो सकता है, और दोनों चीज़ें हो सकती हैं, फाइन भी हो सकता है और पनिशमेंट ये इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। सेक्शन 47 मजिस्ट्रेट टू इन्फोर्स सरेंडर। अगर कोई शख्स जिसने कोई ऑब्स्ट्रक्शन किया, कोई डैमेजेस किया, कोई मतलब है कोई भी कन्विक्शन मतलब गिल्टी हो गया तो मजिस्ट्रेट उसको न सज़ा सुना सकता है। ये बस है, गैर ज़रूरी है सेक्शन की कोई। सेक्शन 48 completion of acquisition not compulsory but compensation to be awarded when not complete। ये सिंपल सेक्शन ये कहता है अगर कोई एक्सेसिव एरिया, कोई ज़्यादा ज़मीन बच गई है तो उसको वापस की जाएगी। आगे का सेक्शन 49 है, ये थोड़ा मद्देनजर रखने वाला है। हमने जैसे पढ़ा कि लैंड ली जा सकती है, लैंड कौन लेगा, या परमिशन गवर्नमेंट लेगी या कंपनी लेगी, और किस मकसद के लिए, पब्लिक पर्पज़ के लिए होगी जहाँ वेलफेयर हो, और रेंट पे भी ली जा सकती है जिस तरह सेक्शन नंबर 38 में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं क्या मकानात, क्या हाउस या बिल्डिंग ये भी ली जा सकती है। जी हाँ, ली जा सकती है, लेकिन इसमें ये कॉन्सेंट जो ऑनर होगा, जो मालिक मकान है, जो बिल्डिंग का, उसकी कॉन्सेंट लेना ज़रूरी है। अगर वो कॉन्सेंट दे फिर उसका मकान, उसका घर, उसकी कोई भी बिल्डिंग आप ले सकते हैं, चाहे कंपनी ले सकती है या गवर्नमेंट। अगर ऐसा डिस्प्यूट आ जाए कि ये मकान या जो घर है ये कोई फ्री है या हमें किसी का इजाफी डेरा है या कोई महल है या मतलब लैंड में आता है या घर में आता है, तो इस तरह का डिस्प्यूट कोर्ट में रेफर किया जाएगा। आगे हमने जो पीछे डिस्कस किया वो कंपनीज के मुतालिक, गवर्नमेंट के मुतालिक, इंडस्ट्रियल कंसर्न। आगे का हमारा सेक्शन 50 है, इसमें लोकल अथॉरिटी या कंपनी इसको भी इख्तियारात है कि वो अपने फंड में से किसी भी पब्लिक पर्पज़ के लिए कोई भी ज़मीन एक्वायर कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि कॉम्पनसेशन के लिए कलेक्टर के यहाँ जो इंक्वायरी होती है या कोर्ट में वो खुद पेश हो सकते हैं लोकल अथॉरिटी वाले। आगे प्रोवाइजो में ये कहा गया है कि जो कंपनी है वो सेक्शन 18 के तहत उनको टाइम नहीं दिया गया कि वो 6 मंथ का या 6 वीक का वो रेफरेंस कलेक्टर को दें, वो डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं। आगे सेक्शन 51 है, इसमें कहा गया एग्जम्पशन फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी एंड फ्यूज। ये जो अवार्ड होगा ये एग्जाम्प्ट है, इस पर कोई फ़ी, कोई स्टैम्प ड्यूटी या जितनी भी ये गवर्नमेंट मतलब बिना कोई किसी को ज़मीन लेती है बदले में अवार्ड देती है या कोर्ट अवार्ड जारी करता है, इसमें कोई भी सरकारी फ़ीस, ड्यूटी फ़ीस, ये तमाम फ़ीसें एग्जम्पशन है। सेक्शन 52 इसमें भी वही आ जाता है कि किसी भी आप पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ या जो सरकारी ऑफिसर के खिलाफ कोई भी सूट है या कोई भी प्रोसीडिंग प्रोसिक्यूशन आप नहीं कर सकते इस एक्ट के तहत जब तक आप उसको 1 माह का पहले इन रिटन फॉर्म में नोटिस ना दें। सेक्शन 53 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर टू अप्लाई टू प्रोसीडिंग्स बिफोर कोर्ट। ये जितनी भी इस एक्ट के तहत जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी, कार्रवाई, ये सीपीसी के तहत होंगी। सेक्शन 54 अपील्स के बारे है कि जो हमने देखा डिस्प्यूट आएगा वो आएगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट। जो ओरिजिनल डिग्री होगी इसके खिलाफ अपील जाएगी हाई